तो हेलो स्टूडेंट्स, बीजीएम के सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। कैबिनेट एंड स्टेट मिनिस्टर के बारे में भी आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले इन्फॉर्मेशन रोज की तरह आपके लिए यही है कि यह लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है फॉर द एग्ज़ाम ऑफ PSSB, PPSC, मास्टर कैडर SST। वैसे तो हमने इसको मास्टर कैडर SST को टारगेट करते हुए इस सेशन की जो शुरुआत है, इस सीरीज की जो शुरुआत है हमने की है। ETT कैडर SSC, स्टेट PSC, UPSC और RRB रेलवे जैसे एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है यह लेक्चर। वहीं अगर मैं बात करूं कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे तो ऑलरेडी हैं ही हम, इसके साथ साथ विश्व विज्ञान मंत्रा जो है फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी है। आप वहां पे जाके जो है हमें फॉलो कर सकते हो। 9111500017 हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो ऊपर दिए गए एग्ज़ाम है इनके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमें संपर्क कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे जो डेली अपडेट्स होती है उनकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज का हमारा जो सेशन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत की आज़ादी के समय में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनी थी उसके बारे में। देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है, मिनिस्ट्री बनाई जाती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है कि पहली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टोटल कितने मंत्रियों को शामिल किया गया था और कौन सा डिपार्टमेंट जो, कौन सा पोर्टफोलियो कौन से मिनिस्टर के पास था या कौन से लीडर के पास था। तो जान लेते हैं। सबसे पहले जो पहली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई गई थी उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके पास प्राइम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो तो था ही, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर तो थे ही ये इंडिया के। इसके साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब हमारे देश के विदेश मंत्री पहले जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कॉमनवेल्थ रिलेशन और साइंटिफिक रिसर्च जो है पोर्टफोलियो भी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पास था। इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको होम मिनिस्ट्री दी गई थी, इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी ये थे, स्टेट मिनिस्टर भी यही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे, उनको फूड एंड एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, पोर्टफोलियो विभाग है, वो दिया गया था। वही एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो दी गई थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है उनको शिक्षा विभाग जो दिया गया था। वहीं जॉन मथई को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिया गया था, मिनिस्ट्री दी गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया, जॉन मथई को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो वो दी गई थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी RK षणमुख शेट्टी को। कानून मंत्री थे उस समय हमारे देश के डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेबर मिनिस्टर थे जगजीवन राम और डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। वहीं CH भाभा हमारे देश के पहले कॉमर्स मिनिस्टर थे। राजकुमारी अमृत कौर, इस पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ओनली वन फीमेल, दैट वाज राजकुमारी अमृत कौर। और राजकुमारी अमृत कौर के पास था डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट था इनके पास। वही रफ़ी अहमद किदवई के पास डिपार्टमेंट था कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई मिनिस्टर थे हमारे देश के उस समय। VN गाडगिल जो थे वो वर्क, माइन एंड पावर मिनिस्टर थे। तो ये थी 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था तब की फर्स्ट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे देश, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या प्रोविजन है, क्या इनके पास पावर है, इनका गठन कैसे होता है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और ये किसको रिजाइन देते हैं वगैरह वगैरह। चलिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 ये कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे देश के अंदर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब है नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना, एक नहीं है कई मिनिस्टर्स होंगे विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एट द हेड टू एड, जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। कहता है एड एंड एडवाइस, एडवाइस देने के लिए किसको? हमारे देश के प्रेसिडेंट को। शैल बी इन द
एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। हमारे देश के प्रेसिडेंट जो है अपना काम करने के लिए उनको सहायता और सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। यह बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 में बताई गई है। मतलब हमारे देश की जो हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है ना, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, उनको हेल्प और सलाह देने के लिए पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसकी सहायता से वो काम करेगा। नेक्स्ट है द डिवाइस टेंडर्स बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स, जो भी एडवाइस मिनिस्टर्स द्वारा प्रेसिडेंट को दी जाती है, ठीक है ना, उस पर किसी प्रकार की कोर्ट की इंक्वायरी नहीं होगी। याद रखना, इसमें किसी प्रकार की जो कोर्ट की इंक्वायरी है वो नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 ये कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 75 ये कहता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो इसके प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैंने जस्ट इससे पिछला जो लेक्चर है वो प्राइम मिनिस्टर से ही रिलेटेड है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप दोबारा विजिट कीजिए और इस लेक्चर को आप देखिए। नेक्स्ट है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? उसकी अपॉइंटमेंट भी हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा ही की जाती है। अब प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की जाएगी। अब प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करने के बाद में मिनिस्ट्री की जो अपॉइंटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर प्रेसिडेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट है वो उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या उसी पर्सन को मिनिस्टर अपॉइंट करेगा जिसकी सलाह या जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है ना? तो प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की सलाह के ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है अपॉइंटमेंट करता है, नियुक्ति करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ कितनी होती है। देखिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की, ऐसा नहीं है कि इससे पर्टिकुलर से ज़्यादा हो संख्या हो। तो स्ट्रेंथ ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो होती है सेंटर के अंदर जो लोकसभा है उसका 15% होगी। याद रखना, सेंटर के अंदर लोकसभा का 15% होती है। सेम ऐसे ही एक स्टेट के अंदर जो विधानसभा होती है उसका भी कितना होती है? 15% होती है। ठीक है ना? इससे पहले ये प्रोविजन नहीं था, इस प्रोविजन को ऐड किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। मतलब कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के बाद में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी जो संख्या, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है, उनकी जो संख्या है वो निश्चित कर दी गई है। लोकसभा का 15% होती है। लोकसभा में कितने मेंबर हो गए? 545। अगर इसका 15% निकाले तो कितना निकलेगा? 54.5। 10% अगर हम निकालें इसका 5% तो आ गया अपने पास ये। तो अगर इसका टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 81.75। लगभग कितना आ गया? 82। मतलब सेंटर के अंदर जो है नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होंगे? 82 होंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड होगा। इससे ज़्यादा जो है मिनिस्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं होंगे, 82 ही मिनिस्टर्स होंगे। अब मेरे क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स, जो क्वेश्चन का जवाब है वो आपने कमेंट बॉक्स में करना है। आपने ये बताना है कि सेंटर के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जो मिनिस्टर्स है वो कितने हो सकते हैं। सेंटर में मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा। कलेक्टिव जितनी की जितनी इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसके अंदर 82 मिनिस्टर्स आते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, अगर इनको कलेक्टिवली सामूहिक तौर पर अगर ये जिम्मेवार है तो किसके प्रति जिम्मेवार है? लोकसभा के प्रति जिम्मेवारी होती है। देखिए कोई भी मंत्री होता है, कोई भी मंत्री वो लोकसभा का भी हो सकता है और वो राज्यसभा का भी हो सकता है, लेकिन जो राज्यसभा का मंत्री होगा वो है तो मेंबर तो चाहे वो राज्यसभा का है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होगा? वो लोकसभा के प्रति होगा। तो एंटायर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिनिस्टर शैल बी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जो प्लेजर के ऊपर जो है मिनिस्टर जो है वो अपनी जो चेयर है उसको होल्ड करता है। पर यहाँ पे एक चीज यहाँ पे जिक्र योग है कि जब तक सरकार को बहुमत प्राप्त है, ठीक है ना, जब तक सरकार को बहुमत प्राप्त है कहाँ पे? लोकसभा के अंदर, तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो बनी रहती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है बनी रहती है। चलिए
तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट की जाती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट करने के बाद में इनकी जो टर्म होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई भी एक मंत्री होगी उसकी टर्म कितने साल की होगी? दैट इज नॉट फिक्स्ड। कल भी मैंने बताया था कि किसी भी मंत्री की जो टर्म है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। किसी भी मंत्री की टर्म फिक्स नहीं होती है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि कोई भी मंत्री अगर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा के, क्या वो मंत्री बन सकता है क्या? बिल्कुल वो मंत्री बन सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए मंत्री बन सकता है। या तो इलेक्शन से 2 हाउस में से किसी एक हाउस का लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बने, या उस पर्सन को जो है नॉमिनेट किया जाना चाहिए। लोकसभा में तो वैसे होते ही नहीं है नॉमिनेट, अभी नॉमिनेशन है ही नहीं। राज्यसभा के अंदर हाउस को नॉमिनेशन मिलना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर अगर उसने जो है मेंबरशिप नहीं ली तो उसका मंत्री जो पद है वो चला जाएगा, याद रखिएगा, चला जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये रिजाइन किसको करते हैं, ठीक है ना। जो मंत्री होते हैं वो रिजाइन किसको करेंगे? वो करेंगे हमारे देश के प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। प्रेसिडेंट को ये करते हैं रिजाइन। अब हम देखते लेते हैं कि हमारे देश के प्रेसिडेंट जो रिमूवल है मंत्रियों का, वो कौन कैसे किया जाता है? रिमूवल हटाया कैसे जाता है? हटाया कैसे जाएगा मंत्री को? देखो, मंत्री को हटाने के लिए ना प्राइम मिनिस्टर सिफारिश करता है। प्राइम मिनिस्टर सिफारिश करेगा किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर क्या कहेगा? किसी मंत्री को रिजाइन देने के लिए बोल सकता है। अगर कोई मंत्री रिजाइन नहीं दे रहा तब प्राइम मिनिस्टर जो है सिफारिश करता है प्रेसिडेंट को कि इस मंत्री को जो है चेयर से डिसमिस कर दिया जाए। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरी की पूरी जो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो सारी की सारी जो है भंग हो जाती है, मतलब कोई भी मंत्री नहीं रहेगा। पर अगर कोई एक मंत्री रिजाइन करता है, कोई भी एक मंत्री रिजाइन करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मंत्री की पोस्ट खाली होगी, ठीक है ना। मंत्री की पोस्ट खाली होगी, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इसमें भंग नहीं होती। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ओथ ऑफ मिनिस्टर्स। हमारे देश में जो मंत्री है वो ओथ किससे लेते हैं? तो ओथ ली जाती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा दिलाई जाती है। प्रेसिडेंट द्वारा, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा जो ओथ दिलाई जाती है। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति हो सकता है। वैसे तो होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर ही होता है। नेक्स्ट है ए मिनिस्टर कांट होल्ड द पोस्ट अनलेस ही एक्वायर्ड मेंबरशिप ऑफ आइदर हाउस विद इन 6 मंथ। मैंने अभी आपको बताया कि क्या कोई भी व्यक्ति, मैं यहाँ पे व्यक्ति का जिक्र कर रहा हूँ, इंडिविजुअल का जिक्र कर रहा हूँ, किसी भी एक पर्सन का जिक्र कर रहा हूँ, अगर वो किसी भी हाउस का, न तो लोकसभा का और न ही राज्यसभा का मेंबर है, तो क्या वो मंत्री बन सकता है? इसका आंसर है बिल्कुल वो मंत्री बन सकता है। लेकिन जो इसका टाइम पीरियड है वो है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर अंदर या तो उसको लोकसभा की या उसको राज्यसभा की किसी भी 2 हाउस में से एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका मंत्री पद जो है चला जाएगा। नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर किसी भी मेंबर के ऊपर, किसी भी मंत्री के ऊपर मेंबर है, कोई भी मेंबर है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर है चाहे वो राज्यसभा का मेंबर है, और वो है मंत्री, हालांकि मेंबर होगा वो मंत्री जो है वो मेंबर तो होगा ही होगा ना। तो अगर वो मेंबर है किसी भी हाउस का, लोकसभा राज्यसभा का, और वो है मंत्री, कैबिनेट मंत्री या स्टेट मंत्री या डिप्टी मिनिस्टर, कोई भी मंत्री है, अगर उस मेंबर पे ये बात लागू हो जाती है, एंटी डिफेक्शन वाली लॉ इंप्लीमेंट हो जाता है, मतलब दल बदल कानून लागू हो जाता है। तो दल बदल कानून जब किसी भी मंत्री, किसी भी मेंबर पे लागू होता है तो इसका मतलब है कि उसकी मेंबरशिप रद्द हो रही है, ठीक है ना। उसकी जो मेंबरशिप है, ठीक है ना, वो स्क्रैप हो रही है, उसकी मेंबरशिप जो है वो रद्द हो रही है। तो जब किसी भी पर्सन की मेंबरशिप रद्द होती है तो इसका मतलब अगर वो मंत्री है तो उसको मंत्री के तौर पर भी क्या देना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरीज एंड अलाउंसेस, तनख्वाह और भत्ते। जो मंत्रियों की तनख्वाह है वो डिसाइड की जाती है पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा। संसद द्वारा मंत्रियों की जो तनख्वाह है वो डिसाइड की जाती है और इसको दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। याद रखना, भारत की जो संचित खाता है,
संचित खाते से इनकी जो सैलरी है वो दी जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल 78 कहता है कि ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटी बनती है? प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी बनती है कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करे, प्रेसिडेंट को जो है इंफॉर्मेशन दे, किसके रिगार्डिंग? डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी डिसीजन लिया हुआ है, जो भी कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें जो भी डिसीजन लिया गया है उसको उस बात की जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइम मिनिस्टर देगा, किसको? प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड द प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, प्रपोजल्स फॉर द लेजिस्लेशन, कानून बनाने के जो प्रपोजल है उससे संबंधित जो है वो बात जो है हमारे देश के प्रेसिडेंट को बताई जाती है। ये भी ड्यूटी बनती है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की। नेक्स्ट है इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर ये भी पूछ सकता है कि जो भी आपने डिसीजन लिया है, ठीक है ना, जो भी डिसीजन लिया है, डिसीजन तो लिया जा चुका है लेकिन पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको कंसीडर नहीं किया, ठीक है ना, उसको जो है कंसीडर नहीं किया, उस डिसीजन को कंसीडर नहीं किया। याद रखना, डिसीजन लिया जा चुका है उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा पर उसको कंसीडर नहीं किया गया, तो प्रेसिडेंट उसको दोबारा कंसीडर करने के लिए जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 88 राइट्स ऑफ द मिनिस्टर। मिनिस्टर्स के जो राइट्स होते हैं उसकी बात कहता है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी मंत्री होता है ना, कोई भी मंत्री जो है किसी भी हाउस की मीटिंग में, हाउस की चाहे वो राज्यसभा का मेंबर है चाहे लोकसभा का मेंबर है, वो किसी भी हाउस की मीटिंग के अंदर भाग ले सकता है, मीटिंग में भाग ले सकता है, ठीक है ना, बोल सकता है पर वोट नहीं करेगा। सेम वही अटॉर्नी जनरल वाला कंसेप्ट है, ठीक है ना। ऐसे ही वो किसी भी कमेटी, पार्लियामेंट की कोई भी कमेटी होगी उसके अंदर बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वहां पे जो है वोट नहीं कर सकता। तो ये कुछ राइट्स होते हैं किसी भी एक मिनिस्टर के, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। किसी भी मंत्री की जो है कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके प्रति होती है? कलेक्टिव सामूहिक तौर पर जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि मैक्सिमम कितनी होती है? 82। इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अभी आपको बताया किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। वही इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहती है, तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके प्रति रहनी चाहिए? हमारे देश के प्रेसिडेंट की। मतलब कि जो भी डिसीजन लिया है वो प्रेसिडेंट को जो है इन्फॉर्म उसके बारे में जो है इंडिविजुअल मिनिस्टर को करना होता है, किसके थ्रू? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। नेक्स्ट है नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी मंत्री की जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है ना, कानूनी तौर पर जो है उनकी जो कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेंशन नहीं है। इसके साथ में आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि जब भी एडवाइस दी जाती है किसके द्वारा? हमारे देश के प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा, तो उस पे जो है किसी भी कोर्ट की जो जांच है वो नहीं की जाती, ठीक है ना। किसी प्रकार से कोर्ट की इस पे जो है जांच नहीं की जाती और किसी भी मंत्री की जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मैं और बताना चाहता हूँ कि जब भी एडवाइस दी जाती है किसके द्वारा? किसको? हमारे देश के प्रेसिडेंट को। किसके द्वारा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा, ठीक है ना। तो क्या जो भी एडवाइस दी जाएगी प्रेसिडेंट को, क्या एडवाइस दी गई जो एडवाइस है वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे? तो चलिए इस पे हम बात जान लेते हैं। क्या जो प्रेसिडेंट को सलाह दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो बाइंडिंग होगी? उस सलाह को प्रेसिडेंट मानेगा ही मानेगा? तो इसमें दो केस देखते हैं। सबसे पहला केस हम देखते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। 42वीं संविधान संशोधन के अंदर यह बात बोली गई थी
कि जो भी एडवाइस दी जाएगी, जो भी एडवाइसेस दी जाएगी किसको, प्रेसिडेंट को, हमारे देश के राष्ट्रपति को, वो बाइंडिंग होगी किसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर। हमारे देश के राष्ट्रपति पे बाइंडिंग की गई थी, याद रखना कौन से संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन से बाइंडिंग की गई थी राष्ट्रपति पे। बट उसके बाद में जनता पार्टी की सरकार आती है कौन से साल, 1978 ईस्वी के अंदर, और 42वें संविधान संशोधन के बहुत सारे प्रोविजंस को जो है चेंज कर दिया जाता है, और उसमें एक ये भी होता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर। इसमें जो है जो एडवाइस दी जाती है किसको, हमारे देश के प्रेसिडेंट को, तो उसमें प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है रिकंसीडर करने के लिए भेजा जा सकता है, रिकंसीडर करने के लिए जो है एक बार भेजा जा सकता है कि इस पे दोबारा विचार कीजिए। अब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस पे दोबारा विचार करके राष्ट्रपति को भेजेगा तो इस बार राष्ट्रपति जो है क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा, उसको जो है इस बात के लिए मानना जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम देखते हैं कि हमारी जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें कितने टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो टॉप रैंक के होते हैं, ठीक है ना, जिनके पास बड़ा विभाग होता है, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, ठीक है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गई। ये जो मंत्री होते हैं इनको हम कैबिनेट रैंक के मंत्री बोलते हैं। वैसे तो मंत्रियों का जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, मंत्रिमंडल जो है, इस कंसेप्ट को हमने बोरो किया हुआ है कहाँ से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कैबिनेट जो है मिनिस्टर्स जो है सबसे पहले टॉप फॉर्म ऑफ जो है मिनिस्टर्स होती है। अब पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कैबिनेट वर्ड जो है वर्ड है वो, वैसे तो कैबिनेट वर्ड हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया हुआ है। कैबिनेट वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहां पर है, इसकी जगह कहां पर है, कहां पे इसका जिक्र किया गया है। तो पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, याद रखना, आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, उसमें कैबिनेट शब्द का जो यूज है वो किया गया और इस कैबिनेट शब्द को ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर कैबिनेट शब्द को रखा गया था आर्टिकल 352 के अंदर, और यहाँ पे एकमात्र यही वो स्थान है जहां पे कैबिनेट शब्द का जो है यूज किया गया है। दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट रैंक से नीचे के मंत्री होते हैं उनको हम स्टेट मिनिस्टर कहते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है मिनिस्टर की, कौन सी, डिप्टी मिनिस्टर्स। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे करंट के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसमें कैबिनेट रैंक के स्टेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर, स्टेट रैंक के मिनिस्टर और डिप्टी रैंक के जो मिनिस्टर्स, उनकी लिस्ट हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है करंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलिए हम देख लेते हैं करंट के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कैसी है, कौन कौन उसके अंदर शामिल है। चलिए, तो ये इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट आ गई है और यहाँ पे आप जो है एट प्रेजेंट, मतलब आज के दिन में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इनके साथ आई एक चीज आप देखोगे, यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे देखोगे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ जो स्पेस है वो हमेशा ही हमारे देश के जो है प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन का जो डिपार्टमेंट है वो भी प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। इसके अलावा कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो किसी भी मिनिस्टर के पास नहीं है तो वो डिपार्टमेंट भी हमारे देश के जो है प्राइम मिनिस्टर के पास होगा। उसके बाद में कैबिनेट रैंक के यहाँ पे मंत्री आप देख सकते हो, कैबिनेट रैंक के तो श्री राजनाथ सिंह जो है हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं। वहीं अमित शाह जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और नया मिनिस्ट्री बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ, एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है यहाँ पे आप देख सकते हो, और वो उस मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, वो भी कौन है, अमित शाह जी है। नितिन गडकरी के जो पास मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। निर्मला सीतारमण मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। नरेंद्र सिंह तोमर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सुब्रमण्यम जयशंकर जो एस जयशंकर के पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। अर्जुन मुंडा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स।
स्मृति जुबिन ईरानी के पास मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटी अफेयर्स पीयूष गोयल जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। धर्मेंद्र प्रधान के पास है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइन। नारायण तातू राणी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो बाकी यहाँ पे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एंटायरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे सकते हो। उसके बाद में आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, जिसमें श्री राव इंद्रजीत सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, श्री अर्जुन राम मेघवाल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इनके पास डिपार्टमेंट है। उसके बाद में आगे डिप्टी मिनिस्टर्स कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ठीक ना। तो ये एंटायर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हमारे देश की करंट के अंदर, ठीक है ना। ये एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। और अभी मैंने आपको बताया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, कौन से साल हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अंदर। उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी संख्या जो है वो फिक्स कर दी गई है। कितना? लोकसभा का 15%, अगर वहीं विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का भी कितना होगा? 15% होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी संख्या कितनी हो सकती है मैक्सिमम, इंक्लूडिंग सीएम? तो 117 सीटें हैं। 117 का अगर मैं 15% निकाल लूँ तो 10% कितना हो जाएगा? 11.7। और उसके बाद में 5% कितना हो जाएगा? 5.85। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा कितना? 17 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना। तो पंजाब के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 18। राउंड अप करना होता है इसे, ठीक है ना। तो पंजाब के अंदर, पंजाब में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उनकी जो संख्या मैक्सिमम इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर जो है 18 होती है। ऐसे आप अलग अलग राज्यों की जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर के बारे में या जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई आपको अच्छी लगी होगी, आपको जानकारी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर हम एक नए सेशन के साथ आपके सामने रूबरू होते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। थैंक यू।